बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो के मौज़ूआत पर आने से पहले मैं एक मामले पर बात करना चाहता हूँ। यह मामला है खानेवाल का। खानेवाल की तहसील कबीरवाला है, जहाँ पर मुबैना तौर पर कुछ बच्चों की मौत वाक़ हुई है खसरे की वजह से। और खसरे की वजह से मौत वाक़ होने के फ़ौरन बाद इमरान नज़ीर साहब ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाकर जगह को विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उन्होंने पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया जाए। 4-5 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया और मुअत्तल करने के बाद हुकूमत को ख्याल आया, जब मज़ीद तहकीकात हुई तो पता चला कि ये बच्चों की जो मौत है ये खसरे की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये मौत जो है ये तो हीट वेव की वजह से हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हीट वेव जो है उससे बचें, एहतियात करें। इमरान नज़ीर साहब ने ट्वीट की और कहा कि हीट वेव की वजह से मौत वाक़ हुई है और इस बच्चों को और वालिदैन को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन साथ ही एक वीडियो हम देखते हैं जिसमें हस्पताल में जाकर इमरान नज़ीर साहब वालिदैन को ये तंबीह करते नज़र आ रहे हैं कि आप बच्चों को हिफाजती टीके क्यों नहीं लगा रहे, खसरे से बचाव के टीके क्यों नहीं लगा रहे। अच्छा, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान नज़ीर साहब, उसमें कहते हैं कि जी खसरा प्रोग्राम हमारे ज़माने में बहुत अच्छा चल रहा था, अब भी अच्छा चल रहा है, लेकिन दरमियान में जो एक पैच आया था इमरान खान की हुकूमत का, उसमें खसरे का प्रोग्राम ठीक तरीके से नहीं चला, उसका इम्पैक्ट अब आ रहा है और लोग बच्चे खसरे का शिकार हो रहे हैं, उस पर डाल दिया गया। अच्छा, एक कन्फ्यूजन अब वाज़ेह नज़र आ रही है हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में, इमरान नज़ीर साहब में। कभी वो कहते हैं हीट वेव है, कभी वो कहते हैं खसरा है। अगर खसरा है तो, अगर वो हीट वेव है तो फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग क्यों कर रहे हैं, और अगर ये हीट वेव है तो फिर डॉक्टर्स को मुअत्तल क्यों कर रखा है। और डॉक्टर्स को मुअत्तल करने के लिए आपने जो डॉक्टर्स की तंजीमें थीं या जो डॉक्टर का सीनियर स्टाफ, जो हॉस्पिटल का सीनियर स्टाफ था, उनसे मुशावरत क्यों नहीं की, इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया कि क्या वाकई डॉक्टर्स गिल्टी हैं या नहीं है। अब क्या आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये तो हीट वेव थी, लेकिन चूंकि आप उससे पहले डॉक्टर्स और अमले को मुअत्तल कर चुके थे, इसलिए अब आप इस पर कायम में पीछे नहीं हट सकते और वो मुअत्तली जो है वो अभी तक मौजूद है। तो ये है जो गवर्नेंस हो रही है इस वक्त पंजाब में, गुड गवर्नेंस का हाल यह है कि कोई पता नहीं है कि ये बच्चों की मौत क्यों हुई है, ये हीट वेव से हुई है या खसरे से हुई है। ट्वीट कर रहे हैं हीट वेव से हुई है, एक्शन ले रहे हैं खसरे पर। तो ये इस वक्त पंजाब की हुकूमत और पंजाब की काबीना के हालात चल रहे हैं। दूसरा यह कि शौकत बसरा साहब ने आज एक बड़ा मुख्तलिफ सा काम किया है। कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको जो है वो उसको कवर भी कर रहे हैं। कुछ आज वहाँ पर डिजिटल मीडिया के लोग पहुँचे भी थे, उन्होंने इसको कवर भी किया। तो शौकत बसरा साहब ने ये किया कि वो अपने हल्के के फॉर्म 45 लेकर आए और वो सारे फॉर्म 45 जो हैं वो उन्होंने ला कर तो ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर रख दिया और उसके बाद उन्होंने कुरान उठाया और कुरान पर हल्फ लिया कि मैं 40,000 वोटों की लीड से ये हल्का जीत चुका हूँ। अच्छा, अब उन्होंने ये क्यों किया है शौकत बसरा साहब ने? वो इसलिए किया कि शौकत बसरा ने ज़ियाउल हक को, एजाज़ुल हक को ये चैलेंज किया था कि आप अपने वालिद साहब की कब्र पर आएँ और आकर ये कह दें कि हाँ मैं ये हल्का जीत गया हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, यानी एजाज़ुल हक जीते हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, अगर आप ये हल्फ ले लेंगे अपने वालिद साहब की कब्र पर खड़े होकर तो मैं इसको कबूल कर लूँगा। ये चैलेंज उन्होंने किया था। आज जिस वक्त का उन्होंने चैलेंज दिया था उस वक्त पर शौकत बसरा पहुँच गए, लेकिन एजाज़ुल हक नहीं आए। जब एजाज़ुल हक नहीं आए तो शौकत बसरा ने वो फॉर्म 45 जो है वो सारे वहाँ पर रख दिए और फिर हल्फ लिया कि मैं ये हल्का जीत चुका हूँ। अब कुछ लोगों के ख्याल में उनको ये ज़ियाउल हक की कब्र के पे जाकर ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है ज़ियाउल हक साहब की ज़ाहिर रेलेवेंस एजाज़ुल हक के वालिद की वजह से बनती है। हो सकता है कुछ लोगों की राय ये ठीक हो कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उन्होंने ठीक किया, गलत किया, गए या नहीं गए। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि ये उनको करना क्यों पड़ा है। ये तब करना पड़ता है जब आपको ट्राइब्यूनल से, अदालतों से पूरी तरह से इंसाफ ना मिल रहा हो, एतमाद ना रहा हो। यानी अगर ट्राइब्यूनल्स बन गए होते और अगर ट्राइब्यूनल्स अपना काम कर रहे होते और वाकई हारे हुए लोगों को ये नजर आ रहा होता कि हाँ भाई इंसाफ होने वाला है या चंद दिन में इसका नतीजा आने वाला है, तो शौकत बसरा को तो छोड़िए, शायद कोई और भी ये काम ना करता या कोई और भी हल्फ भी ना ले। हो सकता है मुझे पता चला है कि और भी लोग आइंदा दिनों में हल्फ लेने जा रहे हैं कुरान पाक पे कि भाई मैं जीता हुआ हूँ तो फॉर्म 45 के मुताबिक, यानी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कुरान पे हल्फ ले रहा हूँ कि मैं जीता हूँ। ये काम जो है वो करने जा रहे हैं और भी लोग।
तो अब शौकत बसरा साहब, अब जो नुक्ता दरअसल मैं बात करना चाहता वो ये कि चाहिए ये कि ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स बना दिए जाएं और जेन्युइन ट्राइब्यूनल्स। अब तो जो गेम खेली गई है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं, उसके बाद तो लोगों की उम्मीद और कम हो गई है, लोगों की आस और टूट गई है। लोगों को लगता है कि अब तो बिल्कुल इंसाफ नहीं होगा। पहले ही ट्राइब्यूनल्स नहीं बना रही, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रही, और अब अपनी मर्जी के ट्राइब्यूनल्स बनाएगी, तो इंसाफ की तवक्को क्या रह जाएगी? आप सोचें ना कि किसको इंसाफ की तवक्को होगी कि वो रिटायर्ड पिक एंड चूज किए हुए अपने रिटायर्ड हैंड पिक जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? जबकि पिछले दिनों आजम तारड़ साहब ने और अटॉर्नी जनरल ने जाकर इलेक्शन कमिश्नर के चीफ से मुलाकात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और खबर ये छपी कि मुलाकात में रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स लगाने पर मुशावरत की गई। क्या मुशावरत हुई होगी कि भाईजान ये जजेस हैं, इनको लगाना है, ये हमारे अपने जजेस हैं, ट्रस्टेड हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है, इनको लगाना है ताकि क़यामत तक इस हल्के का फैसला ना हो सके। एडवर्स डिसीजन तो वो देंगे नहीं, बस उनका काम ही होगा कि क़यामत तक रोक के रखना है, बस होने नहीं देना। तो ये चल रहा है जनाब इस वक्त ट्राइब्यूनल्स पे हालात। तो इसलिए शौकत बसरा साहब ने ये जाकर किया, सही किया या गलत किया, चलें, दोनों के पास दलाइल हो सकते हैं, यानी दोनों तरह की राय रखने वालों के पास दलाइल हो सकते हैं, सही किया या गलत किया। अब आ जाइए ज़रा नजम सेठी साहब के एक बयान पर। नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने की हिकमत अमली कामयाब रही है और इमरान खान ने हर एक को बैक फुट पे धकेल दिया है। क्या कहा है नजम सेठी साहब ने, ज़रा ये सुन लीजिए। को वही पूछ रहा है और बाजवा साहब को भी यही पूछता रहा और जो अभी आए हैं उनसे भी यही पूछ रहा है। तो मेरा ख्याल है खान साहब ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो कामयाब हो गई है। अच्छा, ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि सिर्फ कामयाब नहीं हुई, बैकफुट पे डाल दिया है एस्टैब्लिशमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी। 2 दिन वो कह रहे हैं कि सबको बैकफुट पे डाल दिया है इमरान खान ने और उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब हो गई है। और स्ट्रैटेजी क्या है कि अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटा जाए, और इमरान खान को पता है कि लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान उनके साथ खड़े हुए हैं, सपोर्ट उनके साथ है। और ये जो इस वक्त शोर शराबा मचा हुआ है ना कि पार्टी में इख्तलाफ है, पार्टी में ये नहीं है, पार्टी में वो नहीं है, वो सब बातें ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान के साथ, बल्कि इमरान खान के साथ भी नहीं खड़े हुए, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं लोग। आज इमरान खान सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और उनकी जगह कोई भी शख्स यही बातें करने लगे जो इमरान खान कर रहे हैं, तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अब लोग जो हैं वो इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए हैं, नज़रिए के साथ, या चले मौक़िफ़, नज़रिया शायद भारी भरकम लफ्ज़ लगता है, लेकिन मौक़िफ़ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी आप हमेशा प्रचार कर रहे हैं, लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई 8 फरवरी को मैंने वोट दिया, मेरे वोट की भी तो कोई हैसियत होनी चाहिए, मैं भी तो एक पाकिस्तानी हूँ, मेरी भी कोई शनाख्त है, मेरी भी कोई हैसियत है, मेरी हैसियत को भी तस्लीम करो, मेरी राय की हैसियत को भी मानो। ये सब बातें आज लोग कह रहे हैं। तो इमरान खान की हिकमत अमली कामयाब रही है और बैकफुट पर धकेल दिया। नजम सेठी साहब ये फरमा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दायरे, जैसे भी मैं जिक्र कर रहा था कि मसला मसाइल भी हैं, पीटीआई जलसा नहीं कर पा रही, जलसा करना ही नहीं चाहती। कल भी मैंने इस पर बात की थी, लेकिन वो जलसा कर भी नहीं पा रही। अच्छा, अब जब वो जलसा नहीं कर पा रही तो ऐसे में ज़रूरत मैं समझता हूँ कि महसूस हो रही है शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस वक्त नाराज़ हैं और नाराज़ होने की जेन्युइन रीज़न्स हैं। मैं हमेशा शेर अफजल मरवत को एडवोकेट करता रहा हूँ। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए जो कुछ किया है वो कोई और नहीं कर सका। जिस तरह से जोश व जुनून लोगों में भरा, जिस तरह से कैंपेन की, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा को मोबिलाइज़ किया, ये कोई और नहीं कर सका। शायद इसी एहसास से कुछ गलतियां भी शेर अफजल मरवत से हुई होंगी, शायद वो नाराज़ भी हैं। लेकिन अब आप देखिए, शेर अफजल मरवत को माइनस किया ना आप। मैं कहा करता था, आपको याद होगा कि भाई शेर अफजल मरवत को उसकी स्ट्रेंथ पे इस्तेमाल करो। हाँ, उनको ये समझाओ कि आपको बाकी चीज़ों से लाताल्लुक हो जाए, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, लेकिन ये समझाओ शेर अफजल मरवत को, लेकिन उसको इस तरह बेदखल ना करो, उसको इस तरह बेइज्जत ना करो, उसको इस तरह से निकाल के सुकून ना हासिल करने की कोशिश ना करो जो कि इस वक्त किया पार्टी की लीडरशिप ने। उमर अयूब खान साहब, रऊफ़ हसन साहब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया। और अब क्या है, ये सारे लोग मिलकर एक जलसा करके दिखाएं। आए ना रवात, क्यों नहीं आ रहे शिबली फराज साहब, करें तकरीर, लाएं क्राउड,
शेर अफजल मरवत ला सकता है, शिबली फराज नहीं ला सकते, बैरिस्टर गौहर नहीं ला सकते। बैरिस्टर गौहर के अंदर वो क्रेज़मा नहीं है जो शेर अफजल मरवत के अंदर है। तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको उसके मुताबिक इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, उसको उसके मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ चूंकि सबकी अपनी अपनी दौड़ लगी हुई है, इसलिए इस तरह के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। लेकिन आज पार्टी को शायद पार्टी को एहसास तो नहीं होगा, वो तो मुतमईन होंगे, लेकिन लोगों को एहसास ज़रूर हो रहा होगा कि शेर अफजल ने क्या किया था और शेर अफजल मरवत की क्या ज़रूरत है। अब चूंकि जलसा नहीं कर सकते तो रवात के जलसे से भाग रहे हैं और जलसा करना नहीं चाहते, तो फिर मेरा ख्याल है पार्टी को एक मरतबा बैठ कर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। पार्टी का जो लोग असासा हैं उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, जो क्राउड पुलर हैं उनको मुतहरिक करने की ज़रूरत है। मुझे याद है जब ये 20 हल्कों के 17 जुलाई को इलेक्शंस हुए थे, क्या हुआ था कि उस वक्त शेर अफजल मरवत तो नहीं थे मंजर आम पर, लेकिन जो क्राउड पुलर्स थे, अली मोहम्मद खान जा रहे हैं, मुराद सईद जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं जो अच्छी स्पीच करते थे, जिनके लोग दीवाने थे, और उन्होंने जाके पूरा जनूबी पंजाब और इंटीरियर पंजाब उठा दिया और 17 जुलाई को वो रिज़ल्ट दिया 2022 को कि जिसकी उस वक्त की हुकूमत तवक्को नहीं कर रही थी। बहुत बड़ा अपसेट हुआ उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि आज ठंडे दिल से बैठ के सोचना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब को भी चलें, सोचना चाहिए कि उनको अपनी स्ट्रेंथ पर रहना चाहिए और पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम देनी चाहिए, लेकिन और नाराज़गी ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन उनको ह्यूमिलेट भी नहीं करना चाहिए, बाकी पार्टी को, बाकी लोग जो उनको ह्यूमिलेट करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। वो इंसान है, आखिर इंसान को उसको भी गुस्सा आता है। शेर अफजल मरवत को भी तकलीफ़ होती है, उनको भी दुख होता है, वो भी गुस्से में कोई बात कह सकते हैं। लेकिन यह है कि पार्टी को भी उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आज इस बात का एहसास हो रहा होगा। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि आज फुल कोर्ट होने जा रहा है, सबकी नज़र है फुल कोर्ट के ऊपर, और फुल कोर्ट जो है वो मखसूस नशस्तों के मामले पर होने जा रहा है। अब ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग गेस वर्क कर रहे हैं कि 6-7 से फैसला आएगा या 7-6 से फैसला आएगा। फैसला तो अभी दूर है, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्या बल्ले का निशान छीनने का, यानी ज़ाहिर सवाल होगा कि भाई क्यों इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिली। बताया जाएगा कि भाई इनके पास पार्टी का निशान नहीं था। पार्टी का निशान क्यों नहीं था? क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब ने नहीं दिया। अब काजी फ़ाइज़ साहब लाख कहते रहे कि जी इनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे, तो कोई इसको मानेगा नहीं, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पता चल रहा है कि भाई एक ग्रेटर प्लान के, एक ग्रेटर मंसूबे में रंग भरे हैं काजी फ़ाइज़ साहब ने। ये होना ही नहीं था। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन तैयारी किए बैठा था, निशान पहले से तय किए बैठा था, किसका जूता है किसका चिमटा है। मुझे कई लोगों ने बताया कि हमने जाके कहा कि अगर बल्ले का निशान नहीं दे रहे तो फिर हमें ये दे दो, कुर्सी या मेज़ या फलां। उन्होंने कहा भाईजान ये नहीं, आपके निशान पहले से ऊपर से आए पड़े हैं, हमारी मजबूरी है, हमने तो वही देने। तो इलेक्शन कमीशन के अमले ने, जो ज़िलाई अमला होता है, उसने बात नहीं मानी लोगों की। तो हमें नहीं पता कि क्या चल रहा था। तो बहरहाल अब काजी फ़ाइज़ साहब को इन तमाम सवालों या सूरत हाल का सामना करना होगा। तो देखते हैं कि 13 रुकनी बेंच जो फुल कोर्ट बैठता है वो किस नतीजे पर पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।